एपिसोड 1। ही इज डेथ हिमसेल्फ, कैलिफोर्निया। दूर बहुत घने जंगल में, जहां दूर दूर तक इंसान का नामो निशान न था, वहां एक गुफा के बाहर कुछ मशालें जल रही थीं, जिससे थोड़ी दूर तक ही रोशनी हो रही थी। उसमें कुछ आदमी दो लोगों को जंजीरों से बांध कर ले जा रहे थे। उनमें से एक लगभग 12 साल का बच्चा था, जो डर से इधर उधर देख रहा था। वहां कुछ और भी बच्चे थे जो बेहोश थे। वो लोग उन्हें गुफा के अंदर लाए और वहां एक आदमी के सामने फेंकते हुए बोले, ये वही है जिसका एक हाथ नकली था, जो आयरन और टेक्नोलॉजी का मिक्सअप था। उसने सामने देखा। तब उसे देख वो बच्चा जोर से चीखा, डैड, डैड, ये कौन है? मुझे यहां नहीं रहना, सामने खड़े आदमी ने कहा। डेनियल, तुम्हें तेज दिमाग चाहिए था, ये लोग बहुत तेज है। ये लो, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे जो चाहिए दे दो, ये बोल उसने। उसे कुछ पेपर्स दिए उसके पास में एक हड्डी औरत ने उसे पलट के उस आदमी को थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बीवी बच्चे का सौदा करते हुए तुम इंसान नहीं, दैत्य हो। उस आदमी ने उसे पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया और कहा, तू तेरा बेटे एक बोझ थे मेरे ऊपर, जो आज मैंने अपने ऊपर से हटा दिया। और दैत्य कौन है, ये पूरी दुनिया को जल्द पता चलेगा, क्योंकि यहां से न तुम जा सकती हो और न तुम्हारा ये बेटा। वो लड़का अपनी मां के पास जाने के लिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो, मुझे मां के पास जाना है। लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस लड़के ने अचानक अपने पिता पर वार किया और बोला, तुमने मेरी मां को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया, आई विल किल यू। उस आदमी की आंख के पास एक गहरा जख्म हो गया था। उसने उसके थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, रघुबीर, तुम्हें जो चाहिए लो और निकलो यहां से। उसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम अपना अंजाम जानते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती साबित होने वाला है। उसने पेपर्स देखते हुए कहा, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया में इतना शार्प माइंड हो सकता है। या वो आदमी उठा और उसके इशारे पर एक ब्रीफकेस रघुवीर को दिया गया। उसने खोलकर देखा तो उसमें डायमंड देख उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोला, मुझे कुछ और भी चाहिए डेनियल। उसने डैनियल के पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया। डैनियल ने उस लड़की को इशारा किया और वो लड़की रघुवीर के पास आकर खड़ी हो गई। वो बच्चा अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रघुवीर ने उसको देखते हुए कहा, इसकी मां इसकी कमजोरी है, ये बोलकर वो वहां से चला गया। उस औरत ने आवाज दी, आर्यश, आर्यश। वो बच्चा भागकर उसके पास जाने लगा, तभी डेनियल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यश उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी डेनियल ने कहा, वो तुम्हारी कमजोरी है और मुझे जो चाहिए उसके लिए तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए। उसने कहा, मेरी तरफ देखो। लेकिन उसने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थीं, क्योंकि डेनियल का चेहरा बहुत डरावना था। एक साइड से जला हुआ था और एक आंख पत्थर की थी, जिसे कोई कभी नहीं देखना चाहेगा। उसने फिर कहा, मेरी तरफ देखो, लेकिन उसने नहीं देखा। इस बार डेनियल ने कहा, इसकी मां को मार दो। डेनियल ने जब आर्यन की तरफ देखा, तब आर्यश उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में घूर रहा था। डेनियल ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ले जाओ इसे और इसके अंदर का डर खत्म करो उसको। वो लोग अपने साथ ले गए। तभी डेनियल ने एक तेज आवाज दी, प्रोफेसर। शुरू से उसकी डरावनी आवाज सुनकर एक 50 साल का बूढ़ा आदमी उसके सामने आया और बोला, जी सर। उसकी आवाज कांप रही थी। डेनियल बोला, उस माइक्रोचिप और बाकी टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? इस बच्चे के माइंड में कब तक फिट होगी? उस बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, वो बच्चा है, इतना दर्द नहीं झेल पाएगा। डेनियल ने उसके सिर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, मैंने तुझसे जितना कहा उतना बता। वो इसके माइंड में फिट की जा सकती है या नहीं, या बाकियों की तरह ये भी यूजलेस है? वो प्रोफेसर डरते हुए बोले, हो सकता है सही उन सबको और स्पेशल मेमोरी कार्ड जिससे तुम उसे कंट्रोल कर सको। इन सबको एक आयरन शील्ड के साथ फिट करना होगा, लेकिन वो कोई साधारण आयरन नहीं है और उस सब के बाद भी जहर उसके माइंड में फैल जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स उसमें यूज होंगे वो ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं है। उससे मेटल पॉइजनिंग हो सकती है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शन चाहिए होंगे, जो मैं तैयार नहीं कर सकता हूं। डेनियल बोला, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन तू मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। जो ये कर सकता है उसे भी बुलाओ, लेकिन कोई गलती हुई तब तेरे साथ तेरी फैमिली भी इस दुनिया से विदा हो जाएगी। उसके पीछे खड़े असिस्टेंट ने कहा, पर वो बच्चा है।
इतने में गोली चलने की आवाज आई और उस प्रोफेसर का कोट खून से गंदा हो गया और वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब मैं जो चाहूंगा वो होगा, मेरा राज होगा इस दुनिया पर। कुछ दिन बाद उस पूरी गुफा में शांति थी। अंधेरा ऐसा कि इंसान के पता न चले और वहां बस आर्यन के चीखने की आवाजें आ रही थी। उन लोगों ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। 15 साल बाद इंडिया, एक लड़की जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, साफ रंग और गुलाब की तरह होंठ, और उसकी नेक पर 2 तिल थे जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। वो बोली, अभी उठो, इतना टाइम हो गया, लेट हो जाओगे। लेकिन उसके सामने सोता हुआ लड़का करवट बदलते हुए बोला, दी, इतना शोर क्यों मचा रही हो, चुपचाप चली जाओ ना। वो बोली, अच्छा बच्चू, मैं शोर मचा रही हूं, और जो तुम कुंभकर्ण बने हुए हो वो, चलो जल्दी उठो। आगे बोली, अभी यार उठो, कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। ये बोलते हुए उसने ब्लैंकेट हटा दिया और अपनी वॉच पहनकर रेडी होते हुए बोली, नाश्ता कर कॉलेज चले जाना, अभी नींद में। बोला, आप जाओ अपने उस हैंडसम प्रोफेसर के पास रिसर्च करने। तभी उसके ऊपर पानी गिरा। वो एकदम उठ कर बैठ गया और बोला, जियादी ये क्या है, आप उन रिसर्च डॉक्टर के साथ रह रहकर पागल हो गई हैं, थोड़ी कम रिसर्च करें। जिया जग साइड रखते हुए बोली, छोटू, मेरे प्रोफेसर को कुछ मत बोलना वरना मार पड़ेगी। अभी बोला, तब आप उनसे शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। जिया बोली, ये नहीं हो सकता है, वो हैंडसम आज भी बहुत है, लेकिन 6 फीट के हैं, ऊपर से वाइफ और बच्चे दोनों हैं। अभी बोला, खुदी आप कैसे लड़कों को ताड़ती है। जिया अपना बैग लेकर बाहर जाती हुए बोली, सब लड़के होते ही हैं, ताड़ने के लिए है। पीछे से अभी की आवाज आई, आपका कुछ नहीं हो सकता है। जिया एक साइंटिस्ट है और वो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में अच्छी पोस्ट पर है और इस वक्त अपने सीनियर प्रोफेसर के साथ कुछ सीक्रेट एलिमेंट्स पर रिसर्च कर रही है, साथ ही उनके कहने पर कुछ बना रही है। वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची, किसी ने उससे कहा, प्रोफेसर आपको बुला रहे हैं। वो जल्दी से उस तरफ आई। अंदर आकर उसने देखा, तब लगभग 60 की एज के आदमी जिनके बाल थोड़े बढ़े हुए थे, लैब में सीरियसली कुछ कर रहे थे। वो बिना कुछ बोले उनके पास जाकर खड़ी हो गई। ये डॉक्टर अगम सिंघानिया थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ इंडिया के लिए रिसर्च करते हुए गुजार दी। वो वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट में आते हैं। उन्होंने कहा, आप आ गईं, और उन्होंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बोले, हाय। जिया उन्हें इतना सीरियस देख बोली, क्या हुआ सर, कोई बात है। वो उसे उनकी सीक्रेट लैब में लेकर आए। यहाँ हर तरफ साइंस से रिलेटेड सामान और गैजेट्स थे। उन्होंने पासवर्ड डाल एक ड्रॉवर खोली और उसमें से कुछ पेपर्स उसे देते हुए बोले, आप इन्हें अपने पास संभाल कर रखे, आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने उसे एक बॉक्स दिया। जिया बोली, ये तो वही है जो हमने मिलकर बनाया है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है अभी। उन्होंने कहा, हमारी बात ध्यान से सुने, आगे इस का काम आप करेंगी और ये सब कुछ आपको बहुत संभाल कर बिना किसी को बताए रखना है। और आपका वो लॉकेट कहाँ है? जिया ने अपने बैग से निकाल कर दिया तो उन्होंने कहा, आज तक हमने आपको इसे पहनने के लिए मना किया था, लेकिन आज से आप 1 मिनट के लिए इसे अपने गले से नहीं निकालेंगी। जिया बोली, सर आप कहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहीं खोए हुए कहा, शायद बहुत दूर जाना पड़े, लेकिन आप वादा करें आप अपना ध्यान रखेंगी और किसी पर भी यकीन नहीं करेंगी। किसी पर मतलब किसी पर भी नहीं। हम नहीं चाहते आपको कुछ हो, क्योंकि जाते टाइम आपकी माँ ने आपकी जिम्मेदारी हमें दी थी, और कोई आएगा जिसे उन इंजेक्शन की जरूरत होगी जो हमने आपसे बनवाए हैं। वो कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। जब वो आए तब आप ये नहीं देखेंगी कि वो अच्छा है या बुरा, आप उसे ये देंगी, और अगर आपकी जरूरत होगी आप तब अपना नहीं बोलेंगी। वादा करें हमसे आप उसका साथ देंगी। जिया बोली, मैं वादा करती हूं, लेकिन अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसके अंकल कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि जिया जब इमोशनल होती थी या रोती थी तभी उन्हें अंकल बोलती थी। उन्होंने उसकी नम आंखों को देखा और उसे गले लगाते हुए बोले, मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ। उसने वैसे ही उनके गले लगे हुए कहा, माँ भी चली गई और आप भी जा रहे हैं, सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, हम यहीं हैं और आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। आप जब हमें याद करेंगी हम आपके साथ होंगे।
आप हमारी बहादुर बच्ची हैं ना, अब जाकर अपना काम करें। ये बोलते हुए उन्होंने जिया को भेज दिया। उसके जाने के बाद उन्होंने कहा, शायद हम गलत हैं जो जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि दैत्य का सामना करना इतना आसान नहीं है। वो एक चलती फिरती मौत है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप उसका सामना कर लेंगी, और कोई नहीं है जिस पर हमें विश्वास हो। अब टाइम आ गया है कि दैत्य यहाँ आए, और वो आएगा, जल्द आएगा, और उसके साथ आएगी काफी लोगों के मौत की सरसराहट, क्योंकि जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? क्या दैत्य और जिया टकराएंगे या नहीं? तब स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। बाय। हेलो, ये साइंस से रिलेटेड मेरी पहली स्टोरी है। तब कुछ गड़बड़ हुई हो तब इग्नोर करना, क्योंकि मैंने रोमांटिक नॉवेल ही लिखे हैं ओ राजा साहब, और उफ तेरी अदा।